चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। हमने एक चैप्टर का चंडीगढ़ का टॉपिक आधा पढ़ लिया था, समझ सारा लिया था, पर पढ़ना बाकी था। बताओ हाँ बेटा, नहीं हरियाणा जी के चंडीगढ़ पुलिस में नहीं आएगी, पंजाब जी के भी आज तक तो नहीं आई। बाकी इस देश में कुछ भी ऐसे कह देना पॉसिबल नहीं है, आज तक आई नहीं है वैसे। हाँ इतना बेसिक पूछ सकते हैं, पंजाब का पहला सीएम कौन था ये पूछ सकते हैं। जो हरियाणा का सीएम था पहला, जैसे वो अलग होने के बाद, उससे पहले जो था वही पंजाब का भी था। बीडी शर्मा तो हमारा था ना, तो वो एक देख लेना, ठीक है। चलो चंडीगढ़ हमने शुरू किया था। कितनी आबादी थी चंडीगढ़ की? एक ट्रिक था याद करने का, 10, 55, 45, 0। कब जनगणना हुई है इसकी चंडीगढ़ की? पूरे देश की जनगणना दोबारा तुम्हारे सामने नहीं हुई, जब तुम बहुत छोटे थे 2011 में, और इसके आंकड़े छपे थे 11 में। जनगणना 2010 में फेजेस में, 9 में फेजेस में की गई थी। बेटा बातचीत मत करो, ध्यान से सुनो। तो इस टाइम पर चंडीगढ़ हमें पता चला कि टोटल आबादी लेके बैठा है 10, 55, 45, 0। एरिया बहुत छोटा है, और इससे छोटा सिर्फ एक लक्षद्वीप है जिसका एरिया था 32 वर्ग किलोमीटर। इसका एरिया कितना था? 114 स्क्वायर किलोमीटर। ये सेकेंड स्मॉलेस्ट टेरिटरी है। यूटी में भी, स्टेट में किसी का मुकाबला करो, स्टेट में सबसे छोटा गोवा है, वो भी काफी बड़ा है। दिल्ली भी इससे बहुत बड़ा है, जबकि दिल्ली हम देखें तो बहुत छोटा सा है। दिल्ली कवर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, और उस दिल्ली के मुकाबले ये, क्योंकि दिल्ली कितना है? 1483 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसको आप कंपेयर करें अपने हरियाणा से, तो हरियाणा तो बहुत बड़ा है। इनके मुकाबले हमारे पास कितनी जमीन है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हम 44,000 पे बैठे हैं, जबकि हमारी राजधानी कितने किलोमीटर? 114 वर्ग किलोमीटर। तो बहुत छोटा है। 35वां इसका नंबर है, क्योंकि टोटल 36 है, तो 36वां एक लक्षद्वीप बस इससे ज्यादा छोटा है। फिर हमने पढ़ा था लगभग लोग शहरी हैं, 97 पॉइंट कुछ % लोग तो शहर में रहते हैं, और 2-2.5% गांव में। और गांव भी क्या है? चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स से लगते गांव हैं। यहाँ सब सुख सुविधाएं हैं, यहाँ के बच्चे पढ़ने चंडीगढ़ ही जाते हैं। इतना बड़ा तो है नहीं कि भैया ट्रेन चलानी पड़े, तो यहाँ तो अपनी स्कूटी उठाई, अपनी कोई ई रिक्शा टाइप की चीज, सीधे कनेक्टिविटी है। बहुत एडवांस्ड लाइफ है। और इसको बसाने के पीछे कारण था हमारे हाथ से क्या निकल गया था? लाहौर। तो ये एक जवाब दिया था किसने? हाँ, लेकिन इसकी ईंट जो रखी थी पहली नींव, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नेहरू का जवाब था पाकिस्तान को, ठीक है तुम लोगों ने लाहौर ले लिया, लेकिन हम लाहौर से भी ज्यादा खूबसूरत शहर बसाएंगे, जिसके लिए हमने पहले याद करें, हम अलग अलग आदमी बुलवाए थे अमेरिका से। याद है तुम्हें? मेयर करके वो था, एक नोविकी करके आदमी था, बाद में वो मर गया था। फिर अपने यहाँ 3 आदमी आए थे, जिसमें से एक का नाम फेमस हुआ ली कार्बूजियर, मैक्सवेल, और एक था, हाँ क्या नाम था उसका? जेन ड्र्यू, DREW। तो ये 3 लोगों ने नक्शा बनाया, और इसको जब कंपेयर किया जाता है तो मानव शरीर के साथ इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि किसी चीज को कह देते हैं इसका हार्ट ऑफ चंडीगढ़, किसी को कह देते हैं कि भैया पूरा ये मस्तिष्क की तरह है, या ये धमनियों की तरह है, जो वेन्स आर्टरीज हैं। तो किस चीज के साथ इसको कंपेयर किया गया? मानव शरीर। हम जानते हैं ली कार्बूजियर ने सिर्फ हरियाणा की राजधानी नहीं, दुनिया देश के बड़े बड़े शहर बसाए, और उसकी खास बात थी अपने बसाए शहर के आगे वो द सिटी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सिटी नहीं, द सिटी ब्यूटीफुल। और अपने हर शहर में एक पहचान छोड़ता था ओपन हैंड एम्बलम की, जिसमें आपको वो पंजा सा दिखता होगा ना जगह जगह चंडीगढ़ में। सबसे बड़ा जो अपने यहाँ छोड़ा वो 26 फीट का है। पूरा कॉम्प्लेक्स डेवलप किया था इसने, जिसको हम कहते हैं कैपिटोल कॉम्प्लेक्स। कैपिटल नहीं बोलते उनकी जबान में, कैपिटोल कॉम्प्लेक्स। हम जानते हैं ली कार्बूजियर जन्मा कहाँ था? हाँ वो स्विस था, लेकिन बाद में नागरिकता उसने फ्रेंच की ले ली, तो वहां से वर्ड आया था कैपिटोल। तो पूरा जो ये कॉम्प्लेक्स है, जिसे आप कहते हैं चंडीगढ़ कैपिटोल कॉम्प्लेक्स, इसको 2016 में किसने अपनी लिस्ट का पार्ट बना लिया? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है एक, जिसमें आपको अलग अलग साइट्स मिलती हैं। तो इंडिया की बहुत सारी साइट्स हैं, उसमें हमारी राजधानी का कैपिटोल कॉम्प्लेक्स भी ऐड किया गया, क्योंकि हरियाणा की राजधानी है, इसलिए हम अलग से बातचीत कर रहे हैं। बाकी हम जानते हैं यहाँ बहुत सारी बड़ी हस्तियों का जन्म हुआ।
जिसमें मिल्खा सिंह का बेटा जीव मिल्खा सिंह एक फेमस गोल्फर हैं। नीरजा भानोट के ऊपर आपने नीरजा मूवी देखी थी, जिनको वो प्राइज मिला था ना, क्या नाम था, अशोक चक्र, शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार। और भी ऐसी बहुत सारी हस्तियां हैं जिनका संबंध यहाँ से है। यहाँ घूमने फिरने लायक कई बड़ी जगह हैं, जिनमें एक डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत सुंदर पार्क मेंटेन किया है, रोज गार्डन, और काफी बड़े एरिया को कवर करता है। तीसरे राष्ट्रपति के नाम पर है। रंधावा करके यहाँ एक बहुत पढ़े लिखे काबिल आदमी आईएएस रैंक के थे, जिन्होंने यहाँ के पढ़े लिखे लोगों के लिए म्यूजियम्स भी डेवलप कराए। तो अगर आप कभी चंडीगढ़ घूमने जाएं तो इतनी सारी साइट्स इस छोटे से एरिया में हैं कि आपका एक दिन आराम से कट जाएगा। सुबह से शाम तक इतनी सारी खूबसूरत जगह हैं, जबकि अगर देखें तो एरिया छुटकू सा है, इतना वेल डेवलप्ड। यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि यहाँ बहुत भारी भरकम जाम लग गए या पानी, जैसे दिल्ली को अगर देखें तो एक बारिश हुई नहीं और दिल्ली की सामने स्थिति आती है कि ऐसे वो किसी ने पीछे बनाया हुआ था ना, क्यों कह रहा था हम 126 झील बनाएंगे, तो वो किसी ने बना दिया कि देखो ये झील ही बना रखी है इसने, इतना बुरा हाल। जबकि वहां पैसा बहुत ज्यादा आता है, दिल्ली में बहुत पैसा है, लेकिन उसने उस हिसाब से मेंटेन नहीं किया हुआ। खैर ये भी कारण है कि दिल्ली की आबादी बहुत ज्यादा है, आबादी ज्यादा होने पर मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो हमारी राजधानी बहुत सुंदर है, यहाँ पर कैक्टस गार्डन भी है, यहाँ रोज गार्डन भी है, और ये पूरी खूबसूरत छोटी छोटी इस तरह की बिल्डिंग्स हैं जो यही टारगेट करके डेवलप की गई हैं कि कोई घूमने आए तो उसको फील हो कि हम किसी बढ़िया शहर में घूम रहे हैं। जो रह गया था पोर्शन उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो जरा कितना पढ़ा था, पेज नंबर 216 पर पहुंचे थे, और ये ऊपर का शायद ये सिर फेफड़े और ये पढ़ लिया था ना, हार्ट वगैरह। ठीक है, बताओ दिल किसे कहते हैं चंडीगढ़ का? सिटी सेंटर को, हार्ट ऑफ चंडीगढ़। और इसके फेफड़े किसे कहा जाता है? लेजर वैली। और चंडीगढ़ का सिर कहते हैं कैपिटोल कॉम्प्लेक्स, जो किसका पार्ट बन गया 2016 से? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, साइट्स में शामिल है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है चंडीगढ़ की? इंग्लिश है। यूज वो हिंदी पंजाबी भी करते हैं, पर मेन लैंग्वेज इंग्लिश है। चलो इसके पर्यटन स्थल पढ़ते हैं फटाफट से। पहला टिक करो, रॉक गार्डन, सबने सुना होगा बचपन में, अब भी कितनी बार। अब पीछे एक्सपायर हुए थे ये नेक चंद जी। क्या था ये? सरकारी नौकरी में एक आदमी, बिल्कुल नॉर्मल परिवार का। इनके घर में जो वेस्ट सामान होता ना, उसको ये कट्टे में भरते थे। जैसे इनकी वाइफ की कोई चूड़ियां टूट गई, कोई कप टूट गया, कोई प्लेट टूट गई, कोई चम्मच मुड़ गई, जितना घर का वेस्ट सामान था उसको इन्होंने कह रखा था फेंकना नहीं है, और उसको तुम लोग एक कट्टे में भर दिया करो। तो घर में तो भैया कितने कट्टे रोज का, देखा नहीं कितना सामान कचड़े में निकलता है, प्लास्टिक का, स्टील का, कोई कांच का, कोई भी सामान। इन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखी थी फेंकना नहीं है। तो इनके घर में 10 दिन 5 दिन में वो एक कट्टा टाइप भर जाता था। इनकी वाइफ दे देती इनको कि भाई पता नहीं क्या करेंगे। जहां इनका दफ्तर था चंडीगढ़ में, ये काम करते, सरकारी नौकरी पर थे, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में। तो इसके पीछे उस जमाने में तो वैसे भी जमीनें बहुत ज्यादा थी, आदमी कम थे, लिखत पढ़त थी नहीं जमीनों की। तो अपने ऑफिस में साइकिल पे जाते थे, उस पे वो कट्टा वेस्ट वाला ले जाते रख के, और अपने ऑफिस के ही पीछे एक पोर्शन खाली पड़ा था जंगल टाइप का, यहाँ इन्होंने ले जाके वो कट्टे डालने स्टार्ट कर दिए। जब वो कट्टे 20-30 हो गए तो उनमें अच्छा सामान निकल आया। उस सामान को निकाल के इन्होंने, और फिर जैसे इनको लंच ब्रेक मिलता था 1 घंटे का, दिन भर तो ऑफिस में बैठना होता, उस 1 घंटे के मान लो 1 से 2 का लंच ब्रेक था, इसमें यहाँ गए और वो सारा सामान धीरे धीरे निकाल के और इकट्ठा ऐसे ढेर लगा लिया। फिर क्रिएटिव दिमाग का आदमी था, उन टूटे हुए सामानों को सुंदर कोई इस तरह की शेप देने लगा कि चूड़ियां इकट्ठी कर दें तो ऐसे कोई गोल गोल इकट्ठा, जैसे कोई डॉल टाइप बना दें, देखने में कठपुतली जैसी। मान लीजिए घर के, अब तो वो स्विचेस आपके घर पे नहीं है, लेकिन बहुत छोटे जब तुम रहे होगे शायद किसी ने देखा हो, दादा नाना के घर पे पुराने ब्लैक कलर का मोटा सा एक प्लास्टिक का स्विच होता था ऊपर नीचे करने वाले, उस तरह की चीजें आपको आज भी यहाँ मिलेंगी। तो वो सब एक जमाने, एक समय के साथ सब चीजें खराब होती हैं, तो उनके घर के वो सारी चीजें धीरे धीरे करके उन्होंने बहुत सुंदर शेप देनी स्टार्ट कर दी। टूटे हुए कप्स को, चम्मचों को, कटोरियों को, प्लेट को, जो भी उनकी वाइफ की चूड़ियां थी, इस तरह का सामान, बच्चों का कोई वेस्ट सामान। शुरू शुरू में लोग हंसते थे कि अच्छा पागल है, दुनिया 1 घंटे आराम करती है, गप हाँकते हैं, ये वहां जाता है और अपना देखो क्या वेस्ट कबाड़ में कहाँ बैठा रहता है। इन्होंने धीरे धीरे करके 2-4 सामान और जोड़े और बनाए, जैसे थोड़े दिखने लायक बन गए। तो फिर उन्होंने उनको बनाए हुए सामानों को यहाँ ऐसे कठपुतली की शेप में जैसे खड़ा करना स्टार्ट कर दिया। मान लो कोई ट्रायंगल टाइप बना दिया, कोई घर टाइप, छोटा सा हट टाइप बना दी।
ये धीरे धीरे करके ना सुंदर बनने लग गए। तो आसपास इन्होंने थोड़ी वो झाड़ी बाड़ी हटा के साफ करके, और जैसे इस आदमी को नहीं पता था कि मैं क्या बड़ा करने वाला हूँ, लेकिन वो धीरे 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 समय मेहनत जब इकट्ठे होते गए तो ये देखने लायक बनने लग गया। फिर ऐसे ही कभी इनका कोई दोस्त आया कि चल यार तू रोज कहाँ गायब होता है, दिखा के ला, तू कर क्या रहा है। जब कई साल बीत गए तो उन्होंने जाके देखा तो बहुत सुंदर देखने में, एकदम जैसे मन को खुश कर दे कि वेस्ट से भी इतना बेहतरीन चीज बन सकती है जो मन को खुश करे। फिर इन्होंने आसपास की वो झाड़ियां वाड़ियां कटवा के और ऐसे सुंदर ग्रीन टाइप की वो लगवा दी, छोटी छोटी झाड़ियां सुंदर जो एक सिमेट्री में हो। तो इनके और दोस्त आने लगे, फिर इनके अधिकारी आने लगे, और देखते देखते उस एरिया में फेमस हो गए कि भाई नेकचंद ने अपने वेस्ट घर के सामान से और अपने जो टाइम लोग वेस्ट करते हैं उस समय का इस्तेमाल करके ये धीरे धीरे डेवलप कर दिया। इसका नाम ही पड़ गया था नेकचंद गार्डन, पहले ऐसी जबानी। फिर वो सामान इनके दोस्त भी लाने लग गए कि भाई हमारे घर भी इस तरह का बहुत वेस्ट है, हम भी ले आते हैं। 2-4 लोग और काम पे लग गए। वो देखते 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 पूरा एरिया कवर होने लग गया। जब लोग आसपास के एरिया के घूमने आने लग गए, टिकट तो कोई था नहीं, फ्री की जगह थी और अच्छा लगता था, कोई पोल्यूशन का था ही नहीं कोई पंगा, तो फिर ये नोटिस में आ गए। फिर सरकार के पास नोटिस गया कि भाई ऐसे ऐसे कुछ चिढ़ने वाले लोग हमेशा रहे हैं जो अच्छे कामों से चिढ़ते हैं कि ये सरकारी एरिया पे अवैध कब्जा कर रहा है, इसने देखो क्या क्या बना लिया। तो वहां से अधिकारी आए तो इन्होंने कहा भाई मेरा कोई कब्जा नहीं, और तुम्हें अगर लगता है कि ये खराब चीज है, मैं समाज के लिए कुछ गलत कर रहा हूँ, तोड़ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, यहाँ शाम को रोज बुजुर्ग लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, और मेरा इस जमीन पे कोई ऐसा नहीं कि मैं इस पे जम के बैठ गया हूँ। ये तो मैंने भाई कई साल से मेरे घर में वेस्ट सामान था, मैंने इकट्ठा करके ये लोगों के लिए बनाया है। फिर सरकारी आदमियों को लगा कि आदमी गलत नहीं है, वो खबर जिसने दी थी वो झूठ बोल रहा था, लेकिन ऐसे किसी को सरकारी जमीन दे भी नहीं सकते कागजों में। तो बाद में जब ये फेमस हो गया, सरकार ने इसको एक्वायर कर लिया कि भाई हमारी जमीन है, नेकचंद ने काम किया, ठीक है, उनकी इज्जत है, लेकिन जमीन हमारी, तो डेवलपमेंट का नाम भी हमारे साथ चलेगा। नेकचंद जी काम करते रहे, फिर सरकार ने कहा हम भी आपकी मदद करेंगे। और सरकार के पास बहुत वेस्ट होता है, सरकार जहाँ सड़कें बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है, वहाँ बहुत सारा मटीरियल वेस्ट बच जाता है। तो वो भी सरकार ने कहा आप आइडिया दीजिए, वर्क फोर्स हम देंगे, पैसा हम लगाएंगे, बस आप बताते रहिए कि कैसे और बेहतर बनेगा। तो वो जो गार्डन एक आदमी ने अपने घर जैसा बनाया था, अब वो बढ़ते 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 कई एकड़ में फैलने लग गया। सरकार असिस्ट करने पे आए तो सरकार तो कैसे क्या कर सकती है, उसके पास तो पैसा भी है, मैन पावर भी है, और देखते देखते ये कई एकड़ में फैलता चला गया। सरकार ने एक्वायर कर लिया। नेकचंद जी जब तक जिंदा रहे, उनके सांस रही, तब तक रोज शाम को यहाँ जाते रहे और इनको बड़े बड़े प्राइज मिले। दुनिया घूमने आने लग गई कि कैसे वेस्ट से कितना खूबसूरत गार्डन बनाया। राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जब इस रूट पे कोई आया तो बहुत बार वहां देखने गए, और देखते देखते ये देश की जानी मानी हस्ती बन गए। रिटायर तो हो ही गए थे, शाम को ज्यादातर वहीं जाके बैठते, लोगों से घिरे रहते, बातचीत करते और अपनी क्रिएटिविटी को नई नई शेप देने में लगे रहे। फिर यहाँ ओपन थिएटर स्टार्ट हो गया, फिर कुछ बड़े बड़े लोगों ने यहाँ जैसे बड़े लेवल की, क्योंकि पूरा गार्डन है, यहाँ मीटिंग्स वगैरह अरेंज करने के लिए कि भाई हम पैसा दे देंगे, उस पैसे से आप इसको मेंटेन कर लेना, हमें कुछ नहीं चाहिए, एक छोटा सा ये ग्रीन वाला एरिया, बस हम यहाँ टेंट लगाएंगे, कोई गंदगी नहीं छोड़ेंगे, हमारे 50 लोग आएंगे, एक डेलीगेशन की मीटिंग है, बदले में जी हम 50,000 रुपए देंगे। तो एक अच्छा इस तरह से स्पॉट डेवलप हो गया, पैसा भी आने लगा। आज यहाँ से पैसा भी आ रहा है, इसको मेंटेन भी किया जा रहा है, और देखने लायक सच में खूबसूरत है, घूमने लायक जगह है। तो ये थी हमारे बहुत बड़ी एक आदमी ने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया। कहने को तो वेस्ट से बना है, लेकिन यहाँ जो चंडीगढ़ आता है वो इस गार्डन में घूमने जरूर आता है। तो वही है ये रॉक गार्डन। ये टिक कर लो, रॉक गार्डन, स्थापना 1957 नेकचंद द्वारा 40 एकड़ क्षेत्र में। तो 40 एकड़ इसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं, तो एक रिटायर्ड आदमी थे, लेकिन बाद में सरकार ने ये सारी जमीन अपने इसमें ले ली। 1976 में इसे सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। तो सोचो कितने साल इस आदमी ने मेहनत की, 57 से लेके और लगभग 77 आ गया, कितने साल लग गए, 19 साल एक आदमी ने लगातार मेहनत की, तब सरकार को लगा कि हाँ ये हमें एक्वायर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये टिक कर लो, 57 में 40 एकड़, 76 में अधिग्रहण। हरियाणा बना कब था, तो हमारी यूनिवर्सिटी बनी थी ना 76 में, ये MDU, तभी इसका अधिग्रहण हुआ था। नेक्स्ट पढ़ो, रोज गार्डन, जाकिर हुसैन, यहाँ लिख लो 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये, POI जाकिर हुसैन। 1967 से 69 के बीच में आपके प्रेसिडेंट थे ये, 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, POI। डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन के नाम से विख्यात है, 30 एकड़ में फैला है, एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन। डबल टिक कर लो, एशिया।
आपके यहाँ एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी है पंचकुला में, रोज गार्डन चंडीगढ़ में और कैक्टस गार्डन पंचकुला में। और पता है चंडीगढ़ पंचकुला में क्या, एक रोड है बस, रोड के इस तरफ कहते हैं चंडीगढ़ हो गया, इस तरफ पूछोगे तो पंचकुला, अलग नहीं है, एक रोड से दोनों डिवाइडेड है। तो आपके यहाँ किस चीज का सबसे बड़ा है आपके हरियाणा में? कैक्टस का लिखवाया ना मैंने, बोटैनिकल कैक्टस गार्डन। और उनके वहां कौन सा है बड़ा? रोज गार्डन। रोज गार्डन का नाम किसके नाम पर है? जाकिर हुसैन 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। चलो आगे पढ़ना। सुखना लेक है, सबने इसका नाम सुना होगा। और जब नवंबर के आसपास, अक्टूबर के एंड से यहाँ पक्षी आने स्टार्ट होते हैं। आपके यहाँ साइबेरियन सारस, साइबेरियन क्रेन 2 जगह आता है, एक तो आपके सुल्तानपुर में, गुड़गांव में सुल्तानपुर नेशनल पार्क में, और एक आपकी चंडीगढ़ की सुखना झील पर, सुखना लेक पर। इस झील के पास अगर आप गए हैं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, पहाड़ियों से घिरी हुई है, देखा होगा अगर आपने, पहाड़ियां, मान लो ये झील है तो इसके इस तरफ पूरी ये पहाड़ियां ही तो दिखती हैं, ऐसे फैली हुई हैं। ये रेन फेड है, मतलब बारिश आएगी इन पहाड़ियों पे तो उसका पानी सारा इकट्ठा होकर इस झील में चलेगा। इस झील को टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप कर लिया, और अब यहाँ जितने लोग जाते हैं सब बोटिंग करते हैं। उस बोटिंग से खूब पैसा आता है, अगर आप गए तो आप देखेंगे लगातार बोटिंग होती रहती है। इसके आसपास बिल्कुल यहीं पर बहुत बड़े बच्चों के लिए इस तरह की चीजें डेवलप कर दी कि परिवार आएगा, बच्चा जिद करेगा ही करेगा, किड्स जोन बना दिए, तो यहाँ ढेरों गेम्स खेल सकते हैं। तो पूरी तरह से अब आज की डेट में वेल डेवलप्ड है ये झील, सुखना लेक। टिक कर लो। ये स्थापना 1958 में, नेचुरल थी या हम बनाई गई थी? हाँ, ये मानव निर्मित है, अपने आप बनाई थी। यहाँ लिख लो रेन फेड, यानी बारिश के पानी से इसको लगातार पानी मिलता है। शिवालिक की पहाड़ियां बिल्कुल साथ सटी हुई हैं, टच हैं बिल्कुल इसके साथ। शिवालिक लिख लेना यहाँ। और एरिया इसका 3 वर्ग किलोमीटर है। छतबिर लिखा है, इसी को छतबिर भी लिख देते हैं, छतबिर। ये क्या है? हरियाणा का एक बड़ा चिड़ियाघर। हरियाणा में अपने चिड़ियाघर भी हैं, लेकिन हरियाणा के चिड़ियाघर उतने बढ़िया नहीं है। जानवरों के नाम पे आपको यहाँ कुछ नहीं मिलना, जाओगे इक्के दुक्के में हैं आपके पास 3 चिड़ियाघर, लेकिन जानवर अगर कहें तो कहीं नहीं है। अगर आपको जानवर देखने हैं जू, या तो आप दिल्ली जाएं या फिर आप पंजाब चंडीगढ़ से लगता हुआ एरिया जिसका नाम है, कहीं छतबिर लिखा है, कहीं छटबिर, और ये सच में देखने लायक है। एरिया छोटा है, दिल्ली का तो एरिया बहुत बड़ा है, जू का एरिया कम है, लेकिन इसके अंदर सफारी का प्रावधान है, और उस सफारी में सच में दिखाई देते हैं। यहाँ आपको बढ़िया किस्म से, अगर आप उस सफारी में लेते हैं, और ज़्यादा महंगी टिकट भी नहीं है, तो उसमें आपको चीते और शेर, बाघ सब कुछ लाइव दिख जाएंगे। तो हरियाणा में इस तरह का कहीं नहीं है, इस तरह का कामकाज। कहने को है तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हिरण दिखते हैं, हमारे यहाँ नहीं दिखते इस तरह के। यहाँ भारी भरकम जो जानवर हैं सच में, जिसको जू कहते हैं हरियाणा का, तो वो ये मान लीजिए चंडीगढ़ के एरिया से लगता है छतबिर या छटबिर का जू। ये टिक कर लो। मोहाली में जीरकपुर के, जीरकपुर आपको पता होगा, चंडीगढ़ जब जाते हैं तो एक लास्ट, उसके बाद फिर रास्ते कट जाते हैं, एक शिमला की तरफ और एक सीधा पंजाब की तरफ। तो ये जीरकपुर, इसका छटगांव या छतबिर कह देते हैं इसको। इसकी स्थापना 77 में की गई थी। जापानीज पार्क है, जापानी उद्यान, जापानीज पार्क, और फ्रेग्रेंस गार्डन चंडीगढ़ में है। जापानीज पार्क आपको दिल्ली में भी बहुत बड़ा मिलेगा और चंडीगढ़ में भी। कपिल देव सब जानते हैं, कहाँ के थे? चंडीगढ़ के, लेकिन हम हरियाणा से जोड़ के कहते हैं हरियाणा हरिकेन थे। 1983 के वर्ल्ड कप में यही तो कैप्टन थे ना। टिक कर लो ये कपिल देव। 1959 को चंडीगढ़ में जन्मे कपिल देव भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। 83 में इन्हीं की कप्तानी में क्रिकेट का ने लिखा, मैं कर देना, क्रिकेट विश्व कप जीता। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का इनका विश्व रिकॉर्ड था उस जमाने में। तो 83 के कैप्टन सबको पता है। हम हरियाणा वाले कहते हैं कि ये हरियाणा से संबंधित है, एक्चुअल में ये कहाँ के हैं? चंडीगढ़ के। चंडीगढ़ हरियाणा का पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है? पंजाब। हरियाणा की तो सिर्फ वहां क्या स्थित है? राजधानी। कितनी तरफ से हरियाणा से घिरा है ये? एक साइड ईस्ट में, बाकी सारी तरफ पंजाब है, तो पंजाब के पोर्शन। लेकिन ये बात मानी नहीं जाती, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह रखा है कि न ये पंजाब का न ये हरियाणा का, ये यूटी है, इसलिए लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं बनता। नेक्स्ट देखना, हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। 94 में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, 35 साल की उम्र लगभग थी तब इन्होंने संन्यास ले लिया। नीरजा भानोट, टिक कर लो, इन्हीं के ऊपर मूवी थी वो जिसमें अनिल कपूर की बेटी ने लीड रोल प्ले किया था, नीरजा भनोट या भानोट। 1963 में चंडीगढ़ में हुआ, अंडरलाइन कर लेना ये, 86 को
नीरजा भानोट है ही नहीं, देखा, अच्छा पिछले पे होगा, ऐसा नहीं होगा कि ना हो, अगले पेज पर मिल जाएगा, कहीं भी नहीं है, दिया है बेटा, अगले पेज पे लिखा है नीरजा भानोट, देखो गुलाबी रंग से नीरजा भानोट लिखा हुआ है, आगे पीछे पॉइंट्स हो सकते हैं, होंगे जरूर, ऐसा नहीं कि पॉइंट हटा देंगे, मिल गया अब, ठीक है। कपिल देव भी नहीं मिला था, मिल गया, नीरजा भानोट टिक कर लो। 1963, 1986 को मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे पैन एम फ्लाइट 73, इसको टिक कर लेना, पैन एम फ्लाइट 73, आगे बस पढ़ लो कि अपहृत विमान में यात्रियों की सहायता और सुरक्षा करते हुए आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गई और उसकी इसी बहादुरी के लिए इन्हें मरणोपरांत, अंडरलाइन कर लेना, अशोक चक्र, यहां लिख लो शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार, जैसे शौर्य का सीधा संबंध होता है सेना से, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये सैनिकों को मिलते हैं जिन्होंने सेना में पराक्रम दिखाया हो, अदम्य साहस। लेकिन जैसे अब ये महिला थी नीरजा भानोट, ये कोई सेना में थोड़ी ना थी, लेकिन इसने उस फ्लाइट में कितने लोगों की जान बचाई। इन्होंने जैसे जो आतंकवादियों ने वो प्लेन हाईजैक किया, उन लोगों का टारगेट था कि जिनका पासपोर्ट किसी विशेष देश का है उनको मारना था, तो इस महिला ने उनके पासपोर्ट को छिपा के कुछ इस तरह से किया कि वे पकड़े ना जाएं, जैसे अपनी जान इतनी रिस्क में डालना कि भैया ठीक है, उसको पता था कि अगर मैं पकड़ी गई तुरंत से शूट कर देंगे, उस हिसाब से इन्होंने बहुत शौर्य और अदम्य साहस दिखाया, इसीलिए शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार। ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये लड़ाई झगड़े के टाइम नहीं मिलता, ये शांति के समय जब किसी को अदम्य साहस दिखाना पड़े तब मिलता है, तो यहाँ लिख लो शांतिकालीन शौर्य है ये। और हरियाणा की कह लो चाहे चंडीगढ़ की कह लो, किनको मिला है ये? नीरजा भानोट को। जीव मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह के बेटे का नाम है ये, जीव मिल्खा सिंह भारत के पहले प्रोफेशनल गोल्फर हैं। एक तो शौकिया खेलना, एक प्रोफेशनली कि भैया हाँ प्रोफेशनल गोल्फर, तो पहला प्रोफेशनल गोल्फर तुम्हारे यहाँ से कौन था इंडिया का? जीव मिल्खा सिंह। 2007 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, टिक कर लो पद्मश्री, यहाँ लिखो 4th बड़ा नागरिक सम्मान। 4 नागरिक सम्मान है आपके यहाँ, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, सबसे छोटा पद्मश्री है, लेकिन ये 4th और ये मिलना आसान नहीं है। अगला टिक करना युवराज सिंह, क्रिकेट में सब इनका नाम जानते हैं, 81 चंडीगढ़ में जन्मे युवराज सिंह को सिक्सर किंग भी कहा जाता है। वर्ल्ड कप 2011 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट, आगे पीछे कहीं ढूंढ लो लिखा होगा, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, नेक्स्ट पे मिल जाएगा। बलबीर सिंह टिक करो, चंडीगढ़ में जन्मे बलबीर सिंह हॉकी टीम के मेंबर थे, चंडीगढ़ से संबंधित है इसीलिए पूछ लेंगे। जैसे हमारी वो एक हॉकी की लड़की है ना, क्या नाम है उसका, शाहबाद के आसपास कुरुक्षेत्र, रानी रामपाल, रानी रामपाल का नाम सुना है तुम लोगों ने? क्या खेलती है? हॉकी खेलती है, उनके नाम का स्टेडियम नहीं यूपी बना रहा है, तो ऐसे ही ये भी आपका क्या नाम है इस आदमी का? हाँ, ये हॉकी के खिलाड़ी थे, पुराने जमाने की बात है। चंडीगढ़ के अन्य पर्यटन स्थल पे आ जाओ, बटरफ्लाई पार्क टिक कर लो। अब कह रहे हैं हरियाणा के सुल्तानपुर में भी बटरफ्लाई पार्क डेवलप करेंगे, बटरफ्लाई पार्क। इसी लाइन में आगे टिक करना महेंद्र चौधरी इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम। डॉल म्यूजियम पता है तुम लोगों को? दिल्ली में भी है एक शंकर डॉल म्यूजियम। इसमें क्या होता है, जैसे जब ये बड़े बड़े आदमी बाहर जाते हैं ना विदेशों में, तो जैसे हमारे घर कोई आता है शादी ब्याह में, तो एक रिटर्न गिफ्ट नहीं होता हमारे यहाँ, भाई मिठाई का डब्बा दे दिया, बुआ है मौसी हैं तो साड़ी और सूट पकड़ा दिए। ऐसे ये पीएम वीएम जब जाते हैं ना बाहर, तो इनको भी गिफ्ट मिलते हैं। इनके गिफ्ट ये साड़ी सूट और गुलाब जामुन तो हो नहीं सकते, तो इनको वो क्या देते हैं, उनके यहाँ का जैसे लोकल कुछ अगर फेमस है, जैसे हमारे यहाँ कोई आए तो हमारे यहाँ मधुबनी पेंटिंग दे देंगे, मधुबनी पेंटिंग फेमस है ना अपने बिहार साइड की, या मान लीजिए हम उसको फुलकारी का शॉल दे देंगे। फुलकारी अपने हरियाणा की पहचान है, एक जमाने में फुलकारी घर घर में चलती थी, तो ये चीजें दूसरे आदमी को लेके अच्छा फील होता है और फिर उनको ले जाके वो एक असेट के रूप में अपने देश के म्यूजियम में रखवा देता है। आज भी ऐसे म्यूजियम है आपके पास, और कभी आपको मौका मिले, दिल्ली में जो पहला पीएम था आपका, कौन था? नेहरू, उनका रेजिडेंस है दिल्ली में जिसका नाम है तीन मूर्ति भवन।
जब तक मोदी जी की सरकार नहीं आई वो सिर्फ नेहरू के बारे में बताता था, उसकी सारी पेंटिंग सब कुछ, वहाँ नेहरू का कमरा, उनका बेड, उनका सोफा, जिसपे उनकी जिंदगी की अंतिम सांस ली, वो वाला बेड, सब कुछ वहीं पर, उनकी लाइब्रेरी आज भी है। अब मोदी जी ने क्या किया, उसके पीछे का जो हिस्सा जो खाली पड़ा था, पूरा बाग था, क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, इनके घरों में नेचुरल चीजें बहुत ज्यादा मिलती हैं आपको, तरह तरह के पेड़, और घर के अंदर ही पक्षी घूम रहे हैं, बड़े बड़े पूरा इनका घोंसले और ये सब। तो मोदी जी ने कहा भाई अकेले पीएम को, उसको क्यों जाने, सबको जाने। तो उन्होंने पीछे पूरा एक म्यूजियम डेवलप करा दिया अब हाल फिलहाल में, और बहुत सुंदर म्यूजियम है, देखने लायक। अगर कभी आप जाएंगे तो आपकी जीके का पीएम के टॉपिक में आप गड़बड़ नहीं करेंगे। उसमें एंट्री पर आपको बड़ी सी मोदी जी की पिक्चर दिखेगी, फिर साइड में आपको सारे जितने पीएम आज तक हुए हैं उन सब की पिक्चर्स, और एक एक फ्लोर पर आपको मिलेगा हर, जैसे पहला पीएम था उसकी लाइफ की मेन घटनाओं को पिक्चर्स में दिखाया। फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको शास्त्री जी का पूरा जीवन परिचय, उनकी लाइफ, भाई रेल मंत्री थे, ऐसे इनकी डेथ हुई, ताशकंद में वो समझौते के टाइम हाथ मिला रहे, सब कुछ दिखेगा। फिर आगे चलेंगे तो इंदिरा गांधी, उनकी अच्छाइयां, उसमें फिर आपातकाल भी मिलेगा, जो बड़ी घटनाएं हुई उस टाइम पर वो सब मिलेगा। तो मोदी जी तक की सारी कहानी उस म्यूजियम में आप देख के आ सकते हैं। तो बताने का मतलब ये था कि जो इस तरह के एरियाज होते हैं ना, वो डेवलप कर लिए जाते हैं। म्यूजियम, ये जो डॉल्स म्यूजियम है, इसका लॉजिक क्या है, या तो इंडिया में कोई इस तरह का लोकल एरिया में जहां डॉल्स बनाई जाती हो, या फिर विदेशी अपने देश में आए, या हमारे पिछले पीएम कहीं गए तो वहां से कहीं से गुड़िया या खिलौने मिले, वो सब यहाँ रखे गए हैं। दिल्ली का शंकर डॉल्स म्यूजियम है, उसमें आपको जापान से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से जो टॉयज जैसी चीजें मिली थी ना, वो सब आपको रखी हुई मिल जाएंगे। हर एक के नीचे लिखा होता है कि ये फलां प्रधानमंत्री को इस सन में इस यात्रा के दौरान मिला। तो ऐसा म्यूजियम आपके हरियाणा में नहीं है, एक आपकी राजधानी में है और एक दिल्ली में है, जो आपसे आपके आसपास ही हैं दोनों। ये टिक कर लो। बटरफ्लाई पार्क हो गया। महेंद्र चौधरी इंटरनेशनल, दिल्ली वाले का नाम क्या बताया, शंकर डॉल्स म्यूजियम, यहाँ लिख लो, ये दिल्ली वाले का नाम शंकर डॉल्स म्यूजियम, और इस चंडीगढ़ वाले का नाम महेंद्र चौधरी डॉल म्यूजियम। अन्य पर्यटन स्थल पे आ जाओ। महेंद्र चौधरी पूछे तो कहां पर है, चंडीगढ़, और दिल्ली वाले का नाम शंकर डॉल्स म्यूजियम। नेक्स्ट पढ़ना, लेजर वैली है यहाँ घूमने के लिए, और बोटैनिकल गार्डन टिक कर लो, ये दो मेन है। एनसीआर अभी यहाँ से नहीं करते, एनसीआर को मैं अपने आप डिटेल से पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे तरीके से, अभी इसको यहीं छोड़ दो। अब तुम आ जाओ एक टॉपिक पर, तुम्हें बेसिक सारे समझ में आ गए होंगे, 22 के 22 और राजधानी। आज हम शुरू करते हैं, हमारे इन 22 जिलों में काम धंधे कैसे हैं, पैसा कैसे आता है। औद्योगिक करके एक टॉपिक होगा, देखो औद्योगिक संरचना 8वां टॉपिक है, चौथे पार्ट का, 131 पेज पर, 131 निकालो देखो, क्योंकि अब समझ में आ गए जिले तो ये भी समझ में आएगा। हेडिंग है हरियाणा की औद्योगिक संरचना, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा। मिल गया, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ के बोर्ड पे पहले टॉपिक को समझ लेना। हरियाणा किस चीज में 22 जिले रिच हैं, हमारे पास बहुत बढ़िया क्या है, हम सबसे बढ़िया, हम जो जिस चीज़ से प्राउड करते हैं वो हमारी जमीन, हमारी मिट्टी। कैसी मिट्टी है हमारी, बहुत ज्यादा उपजाऊ। इसका फायदा हमें क्या मिला, हम स्टार्टिंग से कभी हमने हरियाणा में भूखमरी नहीं देखी। हरियाणा में लोग ओवरवेट मिल सकते हैं, लेकिन तुम्हें कोई यहाँ पे ऐसा कि बिल्कुल हड्डी निकली हुई हो और जान निकलने को ऐसा आदमी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में इतना पैदा होता है कि यहाँ गरीब आदमी भी पेट भर लेता है। तुम ये देखो, गांव में जो गरीब भी है, किसी भी ठीक ठाक से घर से अगर वो 2-4 भैंस पालते हैं तो जाके वो लस्सी ले आएगा, रोटी का जुगाड़ सब कर लेते हैं। अगर बहुत भी गरीब है ना, तब भी सरकार इतना देती है कि वो भूखा ना मरे, इनको हर महीने का राशन मिलता है। लस्सी उसने अरेंज कर ली। आसपास कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, गाँव में खेतों में लोग बेल वेल भी लगाए रखते हैं। आधे लोग तो सुबह वहां से भाई तोरी घी तोड़ लाए, मतलब यहाँ पेट भरने का साधन है। लेकिन अगर आप उड़ीसा जाएं, आप यूपी के कुछ इंटीरियर हिस्सों में जाएं, बिहार जाएं, झारखंड जाएं, वहां सच में लोगों की ना आंत भी दिखाई दे जाती है, मतलब ये पसलियां, इतने कमजोर हैं वो लोग, उनकी हड्डी निकली पड़ी है, उनको मतलब ऐसा लगता है यार इनको कुछ खाने को नहीं मिलता। ये सच बात है, क्योंकि वहां आपकी तरह नहीं है कि 2-4 भैंसे पाल रखी हैं और पड़ोस से लस्सी अरेंज हो गई और किसी के गेहूं काट दिए। अगलों के गेहूं होते ही नहीं है तो काटेंगे कहां से जाके। उनकी सरकारें भी नहीं बांटती इतना फ्री में। ये कोई कोई जो राज्य जिसके पास खूब टैक्स आता है ना,
उस टैक्स के पैसे से राज्य की जो सरकार होती है वो गरीबों के लिए प्लान चलाती है। हर राज्य में प्लान नहीं चल सकते, या फिर केंद्र सरकार चलाए। तो हरियाणा एक रिच स्टेट है, दिल्ली से बिल्कुल लगता है, चंडीगढ़ हमारे साथ लगता है, पंजाब की उपजाऊ भूमि का बड़ा हिस्सा हम भी तो थे ना। कहते हैं पंजाब बहुत उपजाऊ था, तो अब 35% तो हम ही थे। हमारे यहाँ जमीन इतनी बढ़िया है कि आप इन जमीनों से ही जोड़ के मिल लगा सकते हैं। जैसे आपके यहाँ चावल बहुत होता है तो चावल के 10 तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ऐसे ही आपका गेहूं बहुत होता है, गेहूं के बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे आपने देखा गेहूं से बिस्किट बन सकते हैं, मैगी बन सकती है, रस्क बन सकते हैं, कितने साधन है। ये सब चीजें मैदा से बनती है ना, या सूजी से। सूजी बेसिकली क्या है, गेहूं ही तो है। सूजी को पढ़ के देखना, गेहूं से बनती है सूजी। तो तुम्हारे यहाँ ढेर मिल लग सकती हैं, मिल के साथ साथ बहुत सारी क्या लग सकती हैं, फैक्ट्रीज। कितनी तरह के बिस्किट्स बन रहे हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा देखना हरियाणा से बन रहा है, हरियाणा उसका कारण है। तो ये जमीन के कारण तुम पेट भर के बैठे हो। दूसरा, एक दूसरी चीज जिसने तुम्हें आगे बढ़ाया वो क्या है, हाँ, उद्योग धंधे। ये बड़े लेवल के हैं, छोटी मोटी फैक्ट्री की बात नहीं कर रही। हरियाणा में एक कमी है, हमारे यहाँ पेट भरने का साधन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे यहाँ खनिज नहीं है। तुम्हारी जमीन में बहुत ज्यादा लोहा, तांबा, पीतल नहीं निकलता। ये निकलता है छोटा नागपुर के पठार के पास, ये निकलता है झारखंड के पास। जो भूखे मरने की कगार पर थे ना, वो बहुत रिच हैं इसमें, लेकिन इससे पेट नहीं भर सकता। उनका ये खनिज जाके बाहर इस्तेमाल होता है, उनको तो वही थोड़े थोड़े पैसे हाथ में आने, जिसके लिए उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ी। आपको ये सब बाहर से मिल जाएगा, आपका पेट भरा हुआ है, पैसा आपके पास है, आपने छोटी मोटी फैक्ट्री तो मिल और ये सब तो वैसे ही लग गई ना। तो आप रिच एरिया में रहते हैं, ये आप बाहर से अरेंज कर लेते हैं, और बाहर से अरेंज करके फिर आप अपने यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ये इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। आपने पढ़ा था, अगर याद हो, फरीदाबाद की बेल्ट में उद्योग धंधे डेवलप किए गए थे रेफ्यूजीज को बसाने के लिए, याद है? वहां सेरा सैनिटरी का काम था, ट्रैक्टर्स का काम था, जेसीबी का काम था। तो इतने सारे कामकाज में कहीं ना कहीं क्या चाहिए होता है, खनिज। आप खनिज बाहर से मंगवा लेते हैं। आपके यहाँ कोई ऑयल वेल नहीं है, आपके यहाँ कोई मिट्टी, ये जो तेल निकलता है क्रूड ऑयल, इसका वेल थोड़ी ना है, लेकिन आपने क्या लगा रखी है, बहुत बड़ी रिफाइनरी। कायदे से देखें तो इस रिफाइनरी का पेट्रोल तो हम बाहर से लाते हैं, पेट्रोलियम कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। हमने वहां से यहाँ तक ढोने के लिए अपनी एक पाइपलाइन बिछा रखी है। 2000+ किलोमीटर में अब तो नीचे की तरफ पाइपलाइन बिछा ली हमने, सड़कों के नीचे। तो आप ये देखो, आपके पास कच्चा माल नहीं है, लेकिन आप तो इंडस्ट्रीज लगा के बैठे हैं। आपकी सबसे बेसिक जरूरत पूरी होती है, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता कि जी गेहूं भेज दो, जी हमारे यहाँ धान या चावल भेज दो। इसीलिए आपकी सब चीजें कामयाब हो गई। हरियाणा ने जिस चीज में हाथ डाला, हरियाणा हमेशा आगे बढ़ा। हरियाणा के बड़े बिजनेस फ्लॉप नहीं हुए। आपके यहाँ ऑटोमोबाइल्स ने ऐसे कदम जमाए कि आज पूरे देश की हर परिवार, एवरेज परिवार की गाड़ी में मारुति सुजुकी तुम्हें दिख जाएगी। मारुति ब्रांड की गाड़ी एक एवरेज परिवार सबसे पहली प्रेफरेंस में रखता है, कारण रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये जो बड़े ब्रांड है, इनकी रीसेल तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम इनको बेचने चलो, कोई ग्राहक थोड़ी ना मिलेगा, लेकिन तुम मारुति की कोई सी गाड़ी 5 साल 7 साल इस्तेमाल करके बेच दो तो भी वो अच्छा पैसा दे जाएगी, बढ़िया पैसा दे जाएगी। सबसे ज्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाली मारुति, इसका बड़ा प्लांट कहाँ है, हरियाणा में, गुड़गांव में, मानेसर में। और अब इलेक्ट्रिक का बहुत बड़ा प्लांट अपने यहाँ खरखौदा में आ गया। 900 एकड़ जमीन HSIIDC ने इनको दे दी कि जी ये वाले 900 किले आपको दे दिए, आप यहाँ डेवलप करो। पूरे का पूरा शहर नया बसेगा, सब कुछ नया। आने वाले 5-10 साल, 10 तो पकड़ेगा भी नहीं, 5 सालों के अंदर पूरी तस्वीर बदल जाएगी इस रोड की, जहां ये खरखौदा का ये 900 एकड़ का प्लांट बनेगा। इसका मतलब हरियाणा में एक इकलौती जमीन अच्छी होने के फायदे मिल गए कि आपके यहाँ बसावट अच्छी है। जैसे किसी एरिया में गेहूं ना होता हो तो वहां जाके लोग बसेंगे थोड़ी ना, खाएंगे क्या? ये कल पुर्जे और ये ऑटोमोबाइल खाया थोड़ी ना जाएगा। तुम्हारी जमीन इतनी उपजाऊ है कि तुम्हें कभी सोचना ही नहीं पड़ता कि गेहूं कहाँ से आएगा। नहीं तो ऐसे ऐसे राज्य भी हैं जिनके आंतरिक हिस्सों में गेहूं अवेलेबल नहीं होता, और है तो बहुत घटिया क्वालिटी का। तुम्हारे यहाँ चावल की बेस्ट किस्म हर खेत में पैदा हो सकती है। कितनी किस्म है यहाँ बासमती की, दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं हम बासमती। तो सोचो हमारे यहाँ कितनी बढ़िया क्वालिटी का बासमती होगा। तो इस इकलौती जमीन ने तुम्हें रिच बना दिया। हरियाणा एक समृद्ध राज्य है।
कोई ये नहीं कह सकता कि हरियाणा में कमी है। हरियाणा को नेचुरल इतनी चीजें मिली हैं, तुम्हारे पास पहाड़ियां भी हैं, तुम्हारे पास नदियां भी हैं, छोटे से एरिया में, कोई बहुत बड़ा एरिया तो हमारा है नहीं, नदी हमारे पास, पहाड़ हमारे पास, पहाड़ों में अरावली जिससे कि खनिज पदार्थ निकल आते हैं, खेती में तुम नंबर 1 हो, नहरों का पूरा जाल बिछा हुआ है, उद्योग धंधे एक से बढ़कर एक। गुड़गांव को अगर तुम कभी गए हो गुड़गांव, तो गुड़गांव जाके लगता है कि हम विदेश में हैं। पूरी सिटी को इतने बढ़िया तरीके से डेवलप किया गया, डीएलएफ का जहां जहां आपको कामकाज दिखेगा आपको महसूस होगा कि हम विदेश में आए हुए हैं। इतना बेहतरीन तरीके से इसको डेवलप कर लिया। तो आईटी के सेक्टर की बात करें, खेती की बात करें, फैक्ट्री की बात करें, बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करें, भारी उद्योग धंधे, जो ये मैंने नाम लिया जेसीबी का, और ये क्या बताया था, ट्रैक्टर है, तो भारी चीजें हैं ना ये। इन सबको देख के अंदाजा लगता है कि हरियाणा अपने आप में बहुत रिच है, बहुत समृद्ध है। ये कहावत भी है कि हरियाणा का किसान जो ना करोड़पति किसान है। यहाँ की जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप दिल्ली से लगता एरिया है आपका, चंडीगढ़ से लगता, बीच में ही तो हो आप, आपके एक तरफ दिल्ली एक तरफ चंडीगढ़ पंजाब। तो हरियाणा एक समृद्ध राज्य है, हर चीज का प्रोडक्शन यहाँ बहुत बढ़िया होता है। इनमें अगर बात करें 1-2 जिलों की, पहले एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं पूरा, फिर मैं जिले एक एक करके पढ़ा दूंगी। देखो पेज 131 की हेडिंग है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा। क्या सब जिले बराबर होते हैं या हर जिले में अलग अलग कामकाज होता है? अलग अलग कामकाज। जैसे देखो बोर्ड पर सिरसा की बात करें, सिरसा में क्या क्या नंबर 1 था? गेहूं था, गाय थी, फल थे, सब्जी थी, एरिया था। क्या सिरसा में भैंस ज्यादा थी? चावल ज्यादा था? चावल तो उस पट्टी में ना बराबर है। चावल किस तरफ है आपके? कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र। यमुनानगर की पट्टी में क्या ज्यादा था? गन्ना। तो ऐसे चीजें ना बटी होती हैं। बाहर वालों को लगेगा हरियाणा बहुत रिच है, सारा एक जैसा। नहीं, हम हरियाणा पढ़ रहे हैं, हमें पता है हमारा हर जिला अपने आप में अलग चीज है। फरीदाबाद जाएंगे तो हमें उद्योग धंधे अलग मिलेंगे, हम यमुनानगर जाएंगे तो उद्योग धंधे अलग मिलेंगे, फतेहाबाद जाएंगे तो कामकाज अलग। ये हमें पता है क्योंकि हम इंटरनली चीजों को जानते हैं। बाहर वालों की नजरों में हम लोग बस खेती करने वाले और हरियाणा के लोग हैं, लेकिन अपने आप में डिटेल से देखना हम कितने अलग अलग हैं। पहला पॉइंट पढ़ो, हरियाणा गठन के समय यानी 1966 में औद्योगिक दृष्टि से एक अल्प विकसित था। टिक कर लो, हम बहुत विकसित नहीं थे, तो उस जमाने में तो देश भी विकसित नहीं था। क्या 65 के युद्ध में हमें गेहूं की धौंस नहीं दिखाई थी अमेरिका ने? हम इतना भी पैदा नहीं करते थे। अमेरिका ने 1965 में किसके कहने पर? पाकिस्तान इसका दोस्त बना घूमता था। अमेरिका से कह के हमारे ऊपर दबाव बनवाया कि ये युद्ध, अमेरिका कहे कि युद्ध रोक दे इंडिया को, पाकिस्तान के साथ लड़ाई मत कर। क्यों? अगर तू नहीं मानेगा तो तुम्हारे यहाँ जो पेट भरने का लाल गेहूं मैं भेजता हूँ, अमेरिका कह रहा है, वो बंद कर दूंगा। लाल गेहूं अमेरिका हमारे लिए नहीं भेजता था, इसके यहाँ सुअर खाते थे, पिग्स, और सुअर का बड़ा कामकाज है, मांस का बहुत बड़ा कामकाज है अमेरिका में, तो यूएसए की बात कर रही हूँ। तो यहाँ जो ये सुअर को खिलाने के लिए पैदा करता था, उसका एक पोर्शन हमारे यहाँ भी गेहूं के रूप में आता था। इसको बड़े बुजुर्ग लोग लाल गेहूं कहते थे। इसका दाना छोटा सा, मोटा और लाल रंग का, हल्का सा लाल होता था। जब ये बात किसको बताई गई? शास्त्री जी को। तब शास्त्री जी ने कहा था ना, जय जवान जय किसान, मत भेजो लाल गेहूं। 1 साल नहीं पकड़ना, रबी की फसल 4 महीने में तैयार हो जाती है। दिसंबर में कोई आदमी अपने खेत में गेहूं लगाए तो वो अप्रैल में अपने गेहूं काट लेता है। 4 ही महीने का तो सारा खेल है। तब उन्होंने कहा था कि हर घर में एक दिन हफ्ते में हर परिवार फास्ट रखेगा। तब इंडिया में 1965 में ये परिवारों में चली थी ये बात कि हर परिवार एक दिन फास्ट रखे। तो क्या बिगड़ता है? कोई नहीं मरता, बच्चा भी नहीं मरता एक दिन बिना खाए। पानी पीते रहो, एक दिन तो बॉडी की रिफाइनिंग हो जाती है। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट फिर 65 में शास्त्री जी तो मर गए या शायद मार दिए गए, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आ गया कि आगे हमें कोई ये धौंस ना दिखाए, एक क्रांति ले आएंगे। कौन सी क्रांति? जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी का इस्तेमाल करके और इतना पैदा कर लेंगे कि युद्ध में ये कोई ना कह पाए कि युद्ध बंद करो नहीं तो मैं तुम्हारा गेहूं बंद करूंगा। आज तक उसके बाद कभी कमी नहीं आई और आज आप दुनिया के 2nd बड़े प्रोड्यूसर हैं, गेहूं के भी और चावल के भी। सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं है, हम एक्सपोर्टर भी हैं। आज हम इतना पैदा करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हम लेके बैठे हैं, अपना पेट भी भरते हैं और दुनिया में भी भेजते हैं। और जब कहीं दिक्कत आती है ना तो सबसे आगे इंडिया रहता है इन चीजों में कि भाई हमने इतने ट्रक वहां भेजे। कई साल पहले तक अफगानिस्तान में जब दिक्कत होती थी इनको गेहूं की, तो हम ट्रक के ट्रक भर के वहां फ्री में एक मदद के तौर पर वहां उतारते थे। तो बताने का ये मतलब है कि 1965-66 तक आपके पास कुछ नहीं था,
लेकिन फिर आने वाले कुछ सालों में हम इतने सबल बन गए कि आज हम दुनिया का पेट भरने के काबिल हैं। जब आप बने थे तब तक भारत विकसित नहीं था ज्यादा। ये टिक कर लो, अल्प विकसित राज्य था। पर्याप्त, अंडरलाइन करना, खनिज संसाधनों का अभाव, खनिज संसाधनों के अभाव, ये दो कारण हो गए। पढ़ो आगे। राज्य में उद्योग धंधों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया था, हुई नहीं थी डेवलपमेंट। परिणाम स्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार, अंडरलाइन करना, प्रमुख आधार कृषि बनी रही। लेकिन आज हम प्राउड से कहते हैं, हरियाणा के जीडीपी में जब सेक्टर्स की प्रतिशतता निकालते हैं तो सबसे आगे कौन सा सेक्टर चल रहा है आज की डेट में? सर्विस सेक्टर, जिसको टर्शरी सेक्टर कहते हो। कितने परसेंट क्रॉस कर गया? 51%। यानी आपकी आधी आबादी हरियाणा की किस सेक्टर से जुड़ी हुई है? हाँ, लगातार खेती में प्रतिशतता घट रही है और इस तरफ बढ़ रही है। किसी भी एरिया में अगर सर्विस सेक्टर बढ़ता है, इसका मतलब डेवलपमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि सर्विस इस्तेमाल तभी करेगा आदमी जब उसके जेब में पैसा होगा। सर्विस में क्या आता है? एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, ये सब चीजें, पोस्टल है, किस में आती है? ये सर्विस में। सर्विस सेक्टर इतना बढ़ जाना मतलब हरियाणा बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और लगातार कौन सा सेक्टर सिकुड़ रहा है हमारा? खेती, कृषि। आप अपने आप को देखो ना, आप कितने लोग बैठे हो, आपके घर में जितने लोग हैं, खेती करने में किसी का इंटरेस्ट थोड़ी ना है। खेती जबरदस्ती का कामकाज रह गया। और किसी के अगर 3 लड़के हैं तो सोचता है 2 तो नौकरी पे निकल जाएं, एक यहाँ खेत संभाले, और अच्छा हो कि वो भी नौकरी लग जाए, हम इसको खेतों को भी दाम पे, इस पे बटाई पे दे देंगे। यही तो सोच है ना ज्यादातर पेरेंट्स की, सबकी यही है। इसका मतलब खेती का सेक्टर लगातार सिकुड़ रहा है, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। देखो पढ़ के इसमें आगे, प्रमुख आधार कृषि बनी रही। आगे पढ़ना, 1980 के पश्चात हरियाणा ने खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक विकास किया। धीरे 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 आप डेवलप हुए। जब आपके यहाँ क्या लग गई थी? रिफाइनरी लगी, ये मारुति सुजुकी का प्लांट लगा, फिर हम आगे बढ़े। अगले 2 पॉइंट्स छोड़ दो, अब वो नहीं पूछेंगे, उनको मैं करंट में कवर करा दूंगी। प्रमुख उद्योग पे आ जाओ, क्या कामकाज है अपने यहाँ? हरियाणा में उद्योगों का विकास 1980 के पश्चात, टिक करना, 80 के बाद शुरू हुआ। मेन कामकाज जिसमें कृषि और खनिज संसाधन, चूना पत्थर आपके यहाँ था, संगमरमर और लौह अयस्क, इस पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। तो खनिज उद्योग बाहर से लाए हम, जैसे भी किया हमने इन पे काम किया। नेक्स्ट पे आ जाओ। हरियाणा में विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, अंडरलाइन करना, कृषि आधारित उद्योग। क्या एग्जाम्पल दोगे कृषि आधारित का? ये ब्रेड, बिस्किट, ये मैगी, हर चीज किससे बनी है? आटे से, मैदा से, तो इसी का पार्ट है ये कृषि आधारित। आगे टिक करना, कृषि आधारित हो गए। वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल का, तुम्हें भिवानी याद है अपना? क्या नाम था? TITS, क्या मतलब था उसका? टेक्सटाइल, क्या थी उसमें? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था ना, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल साइंसेज। ये कपड़े का ही तो कामकाज था आपका यहाँ, पढ़ाई लिखाई। इसके अलावा मैंने आपको शायद ग्रासिम ने एक आपकी मिल ली थी, बताया था ये 1964 में। पहले वो पंजाब में थी, फिर उसको ग्रासिम ने खरीद ली। पंजाब में जैसे हम भी पंजाब थे, बाद में फिर वो भिवानी टेक्सटाइल मिल बना दी थी 1964 में जाके, तो वही बता रहे हैं। टिक कर लो, वस्त्र उद्योग। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में सबसे बड़ा कामकाज इस मारुति का और हीरो होंडा, बताया होगा, मुंजाल ग्रुप ने लिया था। किसके साथ थे हम? जापान। हीरो और होंडा, होंडा उनका था ना, हीरो अपना। फिर अब क्या बना दिया? हीरो कॉर्प्स। 2011 के बाद लड़ाई झगड़े थोड़े हो गए, कहा सुनी। ये टिक कर लो, ऑटोमोबाइल हो गया। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स में क्या आता है? ये पेट्रोलियम वाला। कहाँ पर है तुम्हारी? बाहोली गांव। कहाँ पड़ेगा? पानीपत में। कब इसके ऊपर काम हुआ? 1998 में। फिर इससे काम पूरा चल पड़ा 2002 में। तो पेट्रोकेमिकल्स। सूचना और प्रौद्योगिकी, IT, IT आते ही सबसे पहले दिमाग में आएगा गुड़गांव। IT का सबसे बड़ा कामकाज गुड़गांव। इसके बाद बायोटेक उद्योग है। रियल एस्टेट भी तुम्हारे दिमाग में गुड़गांव आएगा। रियल एस्टेट का ही तो काम है ये, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शहर बसा के दे देना, पूरे के पूरी टाउनशिप डेवलप करना। ठीक है, नेक्स्ट टिक करना। राज्य में ऑटोमोबाइल उद्योग सर्वाधिक प्रसिद्ध है। देश के सर्वाधिक ट्रैक्टरों का निर्माण, डबल टिक कर लो। देश के सबसे ज्यादा ट्रैक्टर कहाँ बनाए जाते हैं? हरियाणा के फरीदाबाद में। FBD लिख लो। फरीदाबाद खुद कब बना था? 12वां जिला था ना, 1979। यहाँ लिख लो FBD फरीदाबाद। फतेहाबाद और फरीदाबाद को इकट्ठे मत कर देना, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है चीनी मिलें।
चीनी मिल। हरियाणा में चीनी मिल कई हैं, अगर ध्यान से देखें तो चीनी मिल अपनी स्टार्ट हो ना ऊपर से, कहाँ से, यमुनानगर ना। हाँ, यमुनानगर में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है, लेकिन गन्ना सोनीपत में भी है, पानीपत में भी है, रोहतक की तरफ भी है। पूरी बेल्ट किस नदी से लगती हुई, पूरे की पूरी बेल्ट में बहुत ज्यादा गन्ना, अच्छी मिट्टी है सारी। गन्ना जिस नदी के आसपास से दूर का इलाका देखें तो रोहतक तो काफी दूर हो गया ना, रोहतक किसी से टच भी नहीं है, लेकिन वहां भी गन्ने का, शुगर सिटी हमारी रोहतक भी तो है। तो अंदर तक पूरे हरियाणा में मिल फैली हुई है। अब ये मिल कब से बनने लगी, जब आप बने भी नहीं थे तब से मिल बन रही है। 1956 से मिल का काम शुरू हुआ था, और अब 2001 में जो सबसे नया कह सकते हैं गोहाना, और 8-9 में पीछे तक भी जो कामकाज हुआ था सहकारी वाली मिल पे, महम वाली पे। तो ये 8-10 साल पहले तक भी नई नई मिल खुलती जा रही हैं। यहाँ से स्टार्ट हो गए थे मिल लगानी, फिर हर साल जब जब मौका मिला, जैसे 56 के बाद 77 में बनी थी बड़े लेवल पर, फिर बनी थी 85-86 में, फिर 1991 में। ऐसे कुछ साल हैं इंपॉर्टेंट जिसमें आपके यहाँ मिल लगी थी। तो यहाँ से स्टार्ट होके अब तक भी, जब ये 2000 के बाद अगली शताब्दी आई तो भी मिल लगाई गई है। कैथल और महम की जो मिल लगी है वो लेटर स्टेज में लगी है। चलो पढ़ के देखो, हरियाणा में स्थापित चीनी मिलें। पहली पढ़ लो पानीपत। ये कब लगी थी पानीपत वाली? 56। तो 56 में आपके यहाँ 2 मिल लगी थी, एक पानीपत और एक रोहतक। ये टिक कर लो, पानीपत रोहतक। करनाल वाली टिक करना 77 में, करनाल वाली। शाहबाद 1984-85, 2009 में इसकी यूनिट बढ़ा दी गई है, ऑब्लिक में लिख लो 2009। इसकी यूनिट की जो क्षमता थी वो बढ़ाई गई है करनाल वाली की, इसकी शाहबाद वाली की। महम टिक कर लो, महम 1991 में, महम 91। मैंने शायद क्या बोल दिया था, महम बोला था मैंने? अच्छा लिख लो, प्लस कैथल और लिख लो यहाँ, कैथल। कैथल और महम दोनों पे इकट्ठे काम हुआ था 91 में। हैफेड, हैफेड का नाम सुना है? क्या करता है ये? ये आपके खेती के जो प्रोडक्ट है ना उससे जुड़ा एक फेडरेशन है। बोर्ड पे देखो और सुनो ध्यान से। कई बार इसका फुल फॉर्म आता है, फुल फॉर्म में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इसमें। अब मैं लिखवाऊंगी फुल फॉर्म, तो जो मैं लिखवाऊंगी उसके शब्द इसमें है ही नहीं, बस इसमें 2 शब्द मिलेंगे, हरियाणा और फेडरेशन। बीच में कोऑपरेटिव सप्लाई मार्केटिंग शब्द आएंगे जो मेन बताते हैं कि इसका काम क्या है। जितने आपके कृषि उत्पाद हैं उन सब के ऊपर एक तरह से काम करता है हैफेड। सरकारी संस्थान है और इसको सरकार ने हरियाणा अलग होते ही बना लिया, क्योंकि खेती के काम को तुरंत संभालना पड़ेगा। तो हैफेड का एक अध्यक्ष होता है और ये अपने कामकाज पूरे जिले पे नजर रखता है कि कहाँ कहाँ काम चल रहा है, सप्लाई का, मार्केटिंग का। ऐसा ना हो चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, खेती वाले सामानों की। तो एक तरह से ये सबके ऊपर वॉच रखता है। सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी संस्थान है। हरियाणा अलग होते ही बना दिया क्योंकि खेती से ही हम पेट भर के आगे बढ़ सकते थे। तो हैफेड के बारे में ऊपर एक लाइन लिख लो, इस पेज पे ऊपर बहुत जगह है जहां पेज नंबर है उसके ऊपर लिखो HAFED, हैफेड। 1 नवंबर 1966 सेम डे बन गया, जिस दिन हम हरियाणा बना उसी दिन ये बन गया, 1 नवंबर 1966। मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लेना इसको, हैफेड बहुत पेपरों में आ चुका। इसका फुल फॉर्म लिखो, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग। कोऑपरेटिव सप्लाई, तो चीजों की सप्लाई होती है, एंड मार्केटिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। जिस दिन हरियाणा बना उसी दिन हैफेड बना। इनके सन भी पूछे जा चुके हैं, इनका फुल फॉर्म भी, इनके काम भी, तो तीनों पता हो हमें। हरियाणा, HA का मतलब क्या है? हरियाणा स्टेट। आगे क्या लिखना है? कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग। इनका कोई अक्षर नहीं आया बीच में। FED का मतलब क्या है? फेडरेशन। लिख लो ये पीछे। तो पूरा बना हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। तो हरियाणा और फेड दिखता है, बीच के शब्द गायब हैं। क्या क्या है बीच में? कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग। सप्लाई का काम करता है, मार्केटिंग का काम कृषि उत्पादों से जुड़ा है। ये लिख लो, कहीं तुम बाद में भूल जाओ। कृषि उत्पाद जितने ये प्रोडक्ट है ना खेती के, इन सब के ऊपर काम करता है। इनकी सप्लाई, मार्केटिंग, रेट, सब चीजों को देखता है ये।
तो ये गैर सरकारी है या सरकारी संस्थान है? सरकारी है, हैफेड। ठीक है, अब वापस आ जाओ, हम मिल पढ़ रहे थे तो उस मिल में भी एक का नाम आया, हैफेड सहकारी चीनी मिल। कहाँ है ये? असंध। असंध कहाँ पड़ेगा? करनाल में। ये बिल्कुल नई बनी है 2008-9 में। और सरस्वती का तो बहुत पुराना कामकाज है, इसको थोड़ा सुन लो। जब हम लोग इकट्ठे थे ना, हम और पाकिस्तान, तब इस बेल्ट में पाकिस्तान की तरफ लाहौर में एक बड़ी मिल लगाई गई थी जिसका नाम था सरस्वती शुगर मिल। पहले उसकी एक यूनिट लाहौर में लगी। लाहौर पंजाब से लगता ही तो था, तब पंजाब, ये पूरा पंजाब पाकिस्तान वाला भी हमारे जैसा ही था। तो सरस्वती शुगर मिल पहले एक लगी, जैसे रिलायंस नहीं है, पहले इसने सारा कामकाज गुजरात में किया। आज रिलायंस का देखो तुम, हर शहर में, तुम्हारे अपने शहरों में रिलायंस बैठा है। तो ऐसे इन्होंने अपनी यूनिट्स बढ़ाई। ये यूनिट धीरे धीरे फैलती फैलती यमुनानगर तक आ गई। तो उस टाइम आवाज इसमें कम नहीं, अब ठीक है। तो इसमें यमुनानगर तक जब वो यूनिट आई, अलग हुए जब, तो जो सारी इकाई थी वो रह गई पाकिस्तान में। एक यूनिट आपके यहाँ रह गई, कौन से वाली? यमुनानगर। उसके बाद हमने स्पीड से काम किया कि भैया अकेली एक से कैसे काम चलेगा, लेकिन तब तक हरियाणा नहीं था, तो पंजाब में ढेर मिल लगाई गई। जब हरियाणा बना तो हमने तुरंत अपने यहाँ देखो लाइन लगा के लगातार कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं मिल्स लगाते रहे। 2008-9 तक भी मिल के ऊपर काम चल रहा था। हैफेड में आप पढ़ रहे थे अभी, महम में, कैथल में, पानीपत में, रोहतक में, सोनीपत में। सोनीपत का तो नाम नहीं आया, अभी मैं लिखवा दूंगी। तो ये सारी, इनमें सबसे ताकतवर मिल कौन सी मानी जाती है? 1975 में पूरे देश में जितनी मिलें हैं, तुम्हारे यहाँ चीनी का बहुत बड़ा काम नहीं है। चीनी का असली काम है यूपी और महाराष्ट्र में। अगर तुम कभी हरिद्वार की तरफ गए हो, मवाना शुगर्स तुमने पढ़ा होगा ना, तो मवाना का बहुत बड़ा प्लांट तो यूपी में तो है। यूपी में गन्ना सबसे ज्यादा, लेकिन मिठास का गन्ना महाराष्ट्र में ज्यादा, क्योंकि वहां की जो हवा है वो मिठास को सोखती नहीं है, खत्म नहीं करती है। तो इन दो राज्यों का नाम है यूपी और महाराष्ट्र का। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे यहाँ भी ढेर मिले हैं, क्योंकि गन्ना बहुत बढ़िया क्वालिटी का अपने यहाँ भी मीठा गन्ना है। तो यमुनानगर में जो ये सरस्वती शुगर मिल की एक यूनिट आई, इसको देश में सबसे ज्यादा गन्ना पिराई करने का रिकॉर्ड है। इसने बहुत बड़ी संख्या में, पता नहीं कितने हजार टन, शायद कई हजार टन गन्ने पिराई का इसका रिकॉर्ड बना था एक सीजन के अंदर। देश में किसी के पास नहीं था। चलो पढ़ के देखते हैं इसको। तो सरस्वती सहकारी चीनी, जल्दी से बस इसको पढ़ लो। 1933, 33 में तुम था हरियाणा या पाकिस्तान के साथ है? तो उस टाइम मतलब देश आजाद नहीं हुआ था। ये यहाँ लिख लो लाहौर, या नीचे होगा भी शायद, नहीं दिया, अपने आप लिख लो लाहौर। तो बाद में तुम्हारे यहाँ यूनिट आई है इसकी एक, बस यमुनानगर में। अगला पॉइंट पढ़ना, हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना कब हुई? तुम्हारी चीनी मिल का संघ 66। हैफेड भी कब बना? 66 में। हैफेड सारी मिलों को नहीं संभालता, सारी मिलों को संभालता है ये चीनी सहकारी संघ, जो तुमने कब बना दिया? 66 में। लेकिन फिर एक अलग से संस्था जो मार्केटिंग, सप्लाई, खेती का काम देखती है, उसके ये टिक कर लो। चलो, तो चीनी मिल संघ बना था 66 में, बाकी सारी मिल यही देखता है। वर्तमान में 11 सहकारी चीनी मिलें हैं, 10 का संचालन चीनी मिल प्रसंघ कर रहा है। असंध की चीनी मिल का संचालन कौन कर रहा है? हैफेड। तो पूछेंगे बताओ, चीनी मिल का संचालन हरियाणा में कौन करता है? हैफेड नहीं करता बेटा, चीनी मिल प्रसंघ करता है। लेकिन एक तुम्हारी मिल को हैफेड संभालता है, कौन से वाली को? असंध करनाल। ये दो अलग बातें हैं, कहीं इनको दिमाग में एक रखो। हैफेड सारी मिलों के ऊपर नहीं है। हैफेड का काम है मार्केटिंग का, सप्लाई का, खेती के सामान का। लेकिन एक गन्ने से जुड़ी मिल हैफेड के अंडर चलती है, जो असंध करनाल में है। बाकी जितनी तुम्हारी मिल हैं उनको कौन संभालता है? चीनी मिल प्रसंघ। चीनी मिल का अपना बोर्ड है जो डिसाइड करता है भाई इतने से इतने के बीच में हम किसानों को पर्चियां पहुंचाएंगे, इतने से इतने दिन तक ये चलेगी जो ये मिल है। ये सब ऊपर से ऑर्डर आता है। इसमें ऐसे नहीं कि हैफेड की कोई बीच में मर्जी चलेगी। हैफेड अपनी एक मिल को संभालेगा, सिर्फ करनाल वाली को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, इसके बाद फिर ये जो जिलेवार है इसको कल से पढ़ना शुरू करेंगे।